सभी का स्वागत है विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट का सीबीएसई पाठशाला एंड अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ आपके केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। आई होप मेरे सारे प्यारे यंग दोस्त सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही हेल्दी होंगे एंड द वन जो अभी पहली बार हमसे जुड़े हैं उनको भी मोस्ट वेलकम है हमारे विजन पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे। और अगर अभी तक आपने हमारा जो ऐप है जो एब्सोल्युटली फ्री है उसको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड नहीं किया है तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कहने का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे एक्सेस हैं जो आप मिस आउट कर रहे हो, तो जल्दी जल्दी फटाफट अपने मोबाइल पे सर्च कीजिए गूगल प्ले स्टोर पे सीबीएसई पाठशाला। इस लोगो को भी ध्यान से देख लीजिए, यही लोगो वाला ऐप को आपको करना है डाउनलोड एंड इसके बाद आप बहुत ही सारी बेहतरीन चीज़ों को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री आपके वीडियोस तो मिलेंगे, बाकी आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उनके भी वीडियोस आपको इस पर्टिकुलर ऐप में आसानी से एक्सेस कर पाओगे बाय द विजन पॉइंट्स रेनाउंड फैकल्टी। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से फटाफट इसे डाउनलोड कर लीजिए एंड अगर आपने इसको डाउनलोड कर लिया है तो भी कोई फिक्र की बात नहीं है, इसे फटाफट शेयर कर दो। राइट, चलिए तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो शेयर भी करते चलना। राइट, तो हमारा जो डिस्कशन था वो तो केमिस्ट्री में चल रहा था और केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। राइट, तो ये जो चैप्टर है ये है क्लास 11th का पार्ट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं और आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 6। यानी इससे पहले ऑलरेडी 5 का पंच वाला जो लेक्चर्स है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो उसको भी गो थ्रू कीजिएगा। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस आउट किया है देन थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट मेक श्योर कि अगर आपने उसको देख लिया तो आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर और आप हो जाएंगे खुश। किस बात के लिए? कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी लूसिड लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा और आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर आउट हो जाएंगे और आप आसानी से बहुत कुछ अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे। राइट, तो आज है हमारा लेक्चर 6। तो इसको स्टार्ट करने से पहले यस वंस अगेन हमारे पास है कुछ ज्ञान की लाइन्स है जो हमें करेगी मोटिवेट सो दैट आप हमारे साथ जुड़े ही रहेंगे जितने समय के लिए, आधे घंटे के लिए। तो इसमें आपका इम्पल्स रहेगा हाई और आप अपने आप को सोचेंगे क्या कि आपने कुछ अच्छा सीखा है, तो अपने आप को मोटिवेटेड रहता हुआ दिखेंगे। ठीक है, तो आज के कोटेशन में क्या खास है? कहा जाता है कि पानी में गिरने से क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। ठीक है, क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तब जाती है, कब जाती है? जान तब जाती है जब हमें तैरना ही नहीं आता है। ठीक है, क्या नहीं आता है? जब हमें तैरना ही नहीं आता है। बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, कहते हैं कि हर पानी में कोई तैर नहीं सकता चाहे कितना भी बड़ा तैराक क्यों ना हो, बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस कोटेशन लाइन की कि तो ये आपको ज़िंदगी में क्या सिखा रहा है और क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे आपको सिखा रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई काम नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि काम खराब है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको अंदर वो जो ललक होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है, नहीं भी आता है मैं सीखूंगा, ये जो है ना ये लाइवलीनेस कभी भी डेड नहीं होना चाहिए। वैसे भी इंसान का जन्म लिए हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान कभी जानता ही नहीं है, पर जब वो जान जाता है तो उससे ज़्यादा मज़ा उस इंसान के अलावा किसी और को नहीं आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग अपने टाइम्स को याद करते हैं तो आपने देखा होगा एक टाइम था जब हम कीपैड मोबाइल को यूज़ करते हैं। रिमेंबर नोकिया के वो सेट्स याद हैं आपको जो हम यूज़ करते थे? तो छोटू सा रहता था, तो छोटू सा स्क्रीन रहता था और बड़े बड़े नंबर्स रहते थे, है ना? नंबर्स बड़े होते थे पर धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे मोबाइल जो है अब ये कीपैड से क्या हो गया, स्मार्टफोन बन गया। ठीक है, जहाँ पे आपके पास क्या था, इतना छोटू सा स्क्रीन था जिसमें आप सारी चीज़ें काम करते थे। आई होप आप सब बच्चों ने किसी ना किसी के पास, किसी ने दादा या पापा किसी के पास ज़रूर देखा होगा, बट द
टाइम हैज़ चेंज। अब आपके पास वो छोटू सा स्क्रीन जो है उसकी स्पेस जो है वो अब बड़ी हो गई। अब यहाँ पे कीपैड का कोई रोल ही नहीं रह गया। एक लाइन टच है वो भी आजकल नहीं है, ठीक है। अलग अलग ब्रांड में अगर आप देखते हो मोबाइल में वो एक पैनल जो था वो भी आजकल हट चुका है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि टाइम के हिसाब से चीज़ें क्या हो गई, चेंज हो गई। साथ ही साथ अब जिन्होंने इस पर काम किया है वो सोचे थे अरे ये क्या है अजूबा चीज़, इस पर कैसे काम करेंगे, ठीक है। दिक्कतें आई थी, बट क्या किया इंसानों ने, सीखना नहीं छोड़ा, उन्होंने ट्राई आउट किया। और आज आपको पता है आज एक छोटू सा बच्चा भी बहुत ही जल्दी से बहुत ही तेज़ी से क्या कर लेता है, इस स्मार्टफोन को यूं चला लेता है कि नहीं। आपके सामने आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे इस मोटिवेशनल लाइन का, इस कोटेशन का मतलब सिंपल सा है कि कभी भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो भाई नहीं आती है, मैं सीखूंगा, ये जोश आपके अंदर होना चाहिए। और मुझे लगता है अगर आपके अंदर इतनी सी ये छोटी बात है कि मुझे सीखना है, तो दुनिया में आप बहुत ही कुछ अच्छा और ऊंचा करने वाले हैं। बस वो समय आने वाला है आपके पास, ठीक है। तो ये थी आज की मोटिवेशन लाइन। आई होप आप सभी ने इसको कनेक्ट किया होगा। साथ ही साथ जो चीज़ मैं यहाँ से आपको डिलीवर कर रही हूँ वो आप तक पहुँचा होगा, ठीक है। तो बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, आज आप क्या सीखने वाले हो उसको भी जानें। तो आज के ऑब्जेक्टिव में अपन लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इससे पहले अपन लोगों ने एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था? एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई के बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया था। इसका ट्रेंड है उसको भी जाना था, क्या ट्रेंड है। अगर अपन लोग पीरियड में बात करते हैं, ठीक है, अगर अपन लोग पीरियड में बात करते हैं तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर हम लोग अलोंग दी ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, ग्रुप में बात करते हैं तो ये क्या करता है, यानी इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम जाएंगे, एटम फैटी बड़ा होते रहेगा, साइज बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा। पीरियड में अगर अपन लोग जाते हैं तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्लियर हुई बात। अब अपन लोग आज के इस वीडियो में क्या समझने वाले हैं, हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी की और बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड इन दी केमिकल प्रॉपर्टीज अलोंग अ पीरियड, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इन सभी टॉपिक्स को आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो अपने ब्रह्मास्त्र का, यस, अपने ब्रह्मास्त्र का जरूर प्रयोग कीजिएगा, यानी कि आपके पास आपका कॉपी पेन होना चाहिए, सो दैट जितनी भी चीज़ें यहाँ से डिलीवर होती हैं आप साइमल्टेनियसली, कोई अलग से टाइम नहीं निकालना है, इसी आधे घंटे 45 मिनट्स में आपके खुद के नोट्स आपके बाय हैंड रिटन तैयार हो जाएंगे। तो क्या बात है, राइट। तो ये भी करते चलेगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक पे, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। तो उस चिड़िया को अपन लोग पकड़ने वाले हैं और उसका अच्छे से पोस्टमार्टम करके सारी चीजें पता करने वाले, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, नाम से पकड़ो, नाम से क्या पकड़ रहे हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, हीट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं आयनाइजेशन, यानी कि आयन में चेंज करना, ठीक है, क्या करना, आयन में चेंज करना। तो व्हाट इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी, कैसे इसको डिफाइन करने वाले हो, तो सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ही आसानी तरीके से अपन लोग डिफाइन करेंगे। क्या करने वाले हैं, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ठीक है। जैसे अगर ये आपका एटम है, ठीक है, ये प्यारा सा एटम आपको दिख रहा होगा, राइट। इस एटम को अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो आप खुद सोचो कि जो इसका बाहर का इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। और जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस से दूर होंगे, ठीक है, न्यूक्लियस से दूर होंगे। तो उनको निकालना आसान होगा विथ रिस्पेक्ट टू अंदर वाले के, क्या, विथ रिस्पेक्ट टू अंदर वाले। इसलिए हम लोग बाहर वाले को फोकस करते हैं कि इसको थोड़ा बहला बुसला के निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये इसको निकालना है, इसको अपन लोगों को निकालना है, बाहर निकालना है। तो कोई चीज़ ऐसे तो होगी नहीं, खुद सोचो, क्या कोई चीज़ ऐसी हो जाएगी, नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा कुछ ना कुछ इसे, तभी ये इलेक्ट्रॉन्स होगा, हमारी बात मानेगा और निकलेगा। क्या देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड, कैसा, आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, यानी कि वो मिनिमम एनर्जी, ठीक है, क्या, वो मिनिमम एनर्जी जो हमें 1 मोल ऑफ गैसियस एटम से, कितने मोल, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को, यानी कि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा, इसको मनाने के लिए जो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी,
to remove from its outermost shell is known as your ionization enthalpy। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्या समझा कि जो भी आपका बाहर का शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? ये बाहर जा रहा है तो अंदर कुछ देना पड़ेगा। क्या दोगे? एनर्जी दोगे। उस एनर्जी को जो आप दे रहे हो उसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट इज नथिंग बट इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज बाय द नेम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर हुई बात? याद रखेंगे कितने मोल गैस पे? तो 1 मोल गैस की बात करेंगे। याद रखना क्या बात करना है यहाँ पे? 1 मोल ऑफ एटम या गैशियस एटम की बात कर रहे हैं। कितने मोल? 1 मोल ऑफ गैशियस एटम। ठीक है, अब गैशियस एटम इसीलिए कहा गया है क्योंकि गैशियस एटम में क्या होगा, वो इंडिपेंडेंटली एज अ एटम वर्क करेगा, इसीलिए आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, इसके एक इलेक्ट्रॉन को अपन लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है आइसोलेटेड गैशियस एटम, क्योंकि इस स्टेट में जो आपका एटम होगा वो इंडिपेंडेंटली आपको दिखेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। नाउ कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है? ग्राउंड स्टेट का मतलब सिंपल, उसका जो नॉर्मल स्टेट है दैट इज नोन एज योर ग्राउंड स्टेट। जैसे कि अगर अपन लोग बात करते हैं क्या है, सपोज करो एक मेटल है। ठीक है, एक मेटल है वो अपने गैशियस स्टेट में है। अब हमने क्या किया, इसमें एनर्जी दिया और क्या किया, एनर्जी देके क्या किया, उसको M+ बनाया और क्या है, इलेक्ट्रॉन निकाला। नहीं समझ में आया? सिंपल सा एग्जाम्पल हो, सोडियम है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, हमें इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा यानी कि Na+ बनेगा, तो आपने क्या किया, अल्टीमेटली यहाँ पे एनर्जी दिया। उस एनर्जी को ही आपने क्या कहा, आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से जाना या आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हो। क्लियर हुई बात? अब यूनिट भी बड़े सिंपल से बता दो कि द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज व्हाट? किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल, एनर्जी किलो जूल होगा, पर मैंने बताया कितना, 1 मोल ऑफ की बात करें तो इसलिए किलो जूल पर मोल हो जाएगा। एंड द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी अगर वर्ड यूज करते हैं तो नो डाउट इसी को सिग्निफाई कर रहे हैं। IP भी लिख सकते हो, यानी कि IE भी लिखोगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी लिखो या आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखोगे, बट पोटेंशियल लिखोगे तो इट विल बी इन इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट पर एटम। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। याद रखना, निकाल रहे हो तो देना पड़ेगा, क्या दे रहे हो, एनर्जी। उसी एनर्जी को अपन लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से या आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। अब आगे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे अबाउट द सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव का मतलब क्या होगा, तो बड़ा ही सिंपल है। क्या करेंगे कि हमने क्या है, सक्सेसिव का मतलब क्या है, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। तो इस केस में आपको बेसिकली क्या दिख रहा है कि आपने एनर्जी दिया, यानी अगर आप एनर्जी देख रहे हो तो मोर ओवर आपका क्या है, यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, अब खुद सोचो, क्या सोचोगे कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो क्या बनेगा, M+ बनेगा। मैं इसको लिख देती हूँ, फिर बाद में हम एल्युमिनियम के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे पास कोई M मेटल है, ठीक है, हमने क्या किया, इसमें एनर्जी दिया, IE1 मैं लिख दे रही हूँ, और इसको हमने निकाला तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, M+ बना। प्लस क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकला तभी तो M+ बना। ये आपका क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 हो गया। ठीक है, अब क्या किया, अब मैंने यही M जो प्लस है इसमें से फिर एनर्जी दी, फिर से एनर्जी दी, तो ये हमारा क्या हो गया, I2 एनर्जी हो गया। और अब क्या बनेगा, अब ये बनेगा क्या, M2+ होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, पहले प्लस बनेगा फिर 2+ बनेगा, क्योंकि बाद में आप इलेक्ट्रॉन बिना पहले को निकाले दो को दूसरे को कैसे निकालोगे। ठीक है, सक्सेसिव, लगातार। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और निकला। ठीक है, और भी निकाल सकते हो बिल्कुल, अगर पॉसिबिलिटी है तो और भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो अगर आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला यानी कि M2+ से निकालोगे, प्लस एनर्जी दिया दैट इज I3, तो ये बन जाएगा क्या, M3+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, M3+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई बात? बड़ा सिंपल कहानी था। सक्सेसिव यानी लगातार आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाला, और जो एनर्जी आपने खर्च की दैट इज नोन एज योर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब लॉजिक समझो, क्या लॉजिक समझना है। अब देखो, प्यारा सा आपका एक न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये एटम है, एटम का क्या है, ये शेल है। ठीक है, एटम का क्या है, ये शेल है। सपोज करो, क्या सपोज किया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। ठीक है,
आपने क्या किया, आपने कहा कि मैंने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, तब इसमें पहली एनर्जी खर्च हुई, ठीक है। अब देखो, अब न्यूक्लियस उसने देखा अच्छा मेरे इलेक्ट्रॉन को बहला फुसला के यानी कि एनर्जी देके तुमने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, अच्छा अब ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया अलर्ट। सोचिए, लॉजिक अप्रोच को इसको समझना है आपको, ठीक है। क्या आपने देखा कि जब ये पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे न्यूक्लियस को सिग्नल मिल गया, क्या निकल गया कि कोई तो है जो यहाँ पे कुछ दे दू के यानी कि एनर्जी दे के मेरे इलेक्ट्रॉन्स को ले जा रहा है, अच्छा ऐसा है क्या। तो अब दूसरी बार जब आप दूसरी बार एनर्जी दोगे और सोचोगे कि इस इलेक्ट्रॉन को अपन लोग ले जाएं, तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी। बात समझ में आई, क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा आप एनर्जी लगाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस भी क्या है, अलर्ट मोड में है। साथ ही साथ आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन तो आसानी से मूव हो गया, अब जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसके इलेक्ट्रॉन पे वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर अंदर के शेल से निकाल रहे हो, इस बाहर के शेल को छोड़ दिया, 2 निकाल लिया हिम्मत से, तीसरे को निकालना है, तो इसमें तीसरे को निकालने के लिए तो और मेहनत करना पड़ेगा, यानी एनर्जी और देनी पड़ेगी। ओवरऑल आपने क्या सीखा, ओवरऑल बेटा आप लोगों ने ये सीखा कि अगर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो E3 की एनर्जी ज़्यादा होगी, IE3 की ज़्यादा होगी विथ रेस्पेक्ट टू IE2 विथ रेस्पेक्ट टू IE1। क्लियर हुई बात, समझ में आया, याद रखोगे ना, बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा, बाकी सब बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पे और थोड़ी सी कहानी भी पढ़ लेते हैं यार, ठीक है, सो दैट हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है, इन अ गैसियस एटम is to lose more than one electron, then they can be removed one after the another, that is the successive and not simultaneously। लगातार नहीं, एक ही साथ तीनों के तीनों नहीं निकाल सकते, ठीक है। एक ही साथ आप सोचोगे कि तीनों के तीनों निकाल लोगे तो ऐसा कुछ नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या है, पहले एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ठीक है। क्या करोगे, पहले एक को, फिर 2 को, फिर 3 को, एक साथ तीनों को सोचो निकाल लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो होता है इसी को हम लोग सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं, या सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी के नाम से जानते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने ये सारी आपको चीज़ बताई, ये तो आपको याद हो गई है, ठीक है। और एनर्जी क्योंकि दे रहे हैं एंडोथर्मिक, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। क्लियर हुई बात, पहली बात। अगर अपन लोग यहाँ पे देखते हैं एल्युमिनियम का केस, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एल्युमिनियम के पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी खर्च हो रही है वो है 577 किलो जूल पर मोल, यानी कि 1 मोल एल्युमिनियम के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपके पास एनर्जी तो देना है, दैट इज 577 किलो जूल पर मोल, राइट, इतना एनर्जी खर्च पर। अब दूसरे की जब बारी, यानी कि Al प्लस से जब आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे, नाउ न्यूक्लियस इज वेरी स्मार्ट कि हाँ ये आएगा एनर्जी, तो ऐसे थोड़ी ना दूंगा मैं, उतनी एनर्जी में थोड़ी ना दूंगा, अब और ज़्यादा एनर्जी यानी कि 1816 किलो जूल पर मोल, यानी कि इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी तब जाके निकलेगा। एंड अगर 3 यानी कि 3+ बनाना है तो एनर्जी और ज़्यादा यानी कि 2764, ठीक है, 44 किलो जूल पर मोल्स एनर्जी आपको खर्च करना पड़ेगा, यानी जैसे जैसे अंदर जाओगे वैसे वैसे एनर्जी भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपका इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए, ये था अबाउट योर सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। नाउ हम क्या बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज अलोंग द पीरियड, ठीक है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में अगर अपन लोग डिस्कस करते हैं तो इस पे भी अपन लोग चर्चा करेंगे, पर एक और चीज़ जो हमें समझनी है, जिसको हम डिस्कस करेंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज अलोंग अ पीरियड, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो होगा, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है वो समझिए। अगर अपन लोग बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की, ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितने आसानी से, कितनी ईजिली इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज कर सकता है। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर कोई बहुत ही आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो आप खुद सोचिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो कम होगी कि ज़्यादा होगी। सोचिए, 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि अगर कोई बहुत ही आसानी से बोल रहा है कि ले जाओ मेरे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल से आपने कहा वो क्या होगी, कम वैल्यू होगी। तो ओवरऑल मैंने आपको क्या समझाया
क्या आपको समझ में आ रहा है? वो यही आ रहा है कि जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना होगा। साथ ही साथ अभी हमने आईपी के बारे में बात की, आईई के बारे में बात की, उससे रिलेटेड एक और चीज़ अपन लोग यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं। वो क्या है? इसका ट्रेंड अलोंग द पीरियड। जब हम पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं और टॉप टू बॉटम आते हैं तब क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो जो ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी है इट वुड व्हाट, इट वुड डिक्रीज, इट वुड डिक्रीज। इसका मतलब क्या है कि जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन की तरफ जो अट्रैक्शन है वो कंपैरेटिवली साइज बड़ा होने के बाद बहुत दूर चला जाता है, तो कंट्रोल होल्ड कंपैरेटिवली लो हो जाता है। अब उस दूर वाले बच्चे को निकालना, उस दूर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। कम एनर्जी डाल दोगे इलेक्ट्रॉन यूं भाग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप टॉप से बॉटम करते हो तो आप क्या देखते हो कि सीजियम जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, सीजियम जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे कम है। किसकी? सीजियम की आयनाइजेशन जो है वो सबसे कम है, उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ही कम है, बहुत ही कम एनर्जी दिया और उसका इलेक्ट्रॉन को अपन लोगों ने निकाल लिया। तो टॉप से बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। जबकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं यानी पीरियड में जाते हैं, ये कहाँ पे है? ग्रुप की बात की है, ठीक है। जब हम पीरियड में जाते हैं तो पीरियड में क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्योंकि आपने देखा कि पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेकेंड पीरियड का है तो 2 शेल, तीसरे का है तो 3 शेल, बट उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी बढ़ जाता है और न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही अच्छे से होल्ड करता है। तो अब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, इसीलिए आपको क्या है अल्टीमेटली जब पीरियड में जाते हो तो साइज है एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर। तो मैंने ये बताया मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? उसका ज़्यादा होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लेगा, ठीक है। और ये भी हम कह सकते हैं जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो कम होगी, वो उतना ही अच्छा क्या होगा? मेटालिक नेचर शो करेगा। तो क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड मैक्सिमम ऑन दी एक्सट्रीम, यानी कि लेफ्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर जो होगा, मेटल आपको लेफ्ट साइड में, दैट इज अल्कली मेटल, ठीक है, फिर अल्कलाइन आएगा एंड देन सो ऑन। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जबकि अगर हम बात करते हैं ग्रुप में तो वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं जो सीजियम है जिसकी मैंने बात की, जिसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगी, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट आपका क्या होगा? मेटालिक नेचर पोजेस करेगा। क्या करेगा? मोस्ट मेटालिक नेचर पोजेस करेगा इन द होल पीरियोडिक टेबल। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। अब नॉन मेटालिक के बारे में क्या कह सकते हो? तो जस्ट उल्टा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीजेस अलॉन्ग द पीरियड, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर का नेचर क्या होता है? लूज करना थोड़ी ना, उसका क्या है? गेन करना है इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर यानी कि NMC नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहा हो? गेन कर रहा हो। तो अगर हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा था? इंक्रीज, तो नॉन मेटालिक डिक्रीज होगा। पीरियड के अलाउंग मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था, तो नॉन मेटालिक क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। नाउ बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, तो अगर हम ऑक्साइड की नेचर की बात करते हैं तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल जो होते हैं उनका जो ऑक्साइड बनता है, ठीक है, मेटल का जो ऑक्साइड बनता है वो कैसा होता है? तो मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो याद रख लेना, दैट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है, वो बेसिक होता है। और क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाते हो तो डिक्रीज होता है, तो उसका बेसिक कैरेक्टर जो होगा दैट वुड ऑल्सो डिक्रीज। क्लियर हुई बात? दैट वुड ऑल्सो डिक्रीज। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स लिख लेना और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सिमिलरली नॉन मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट पीरियड में जाने पे क्या हो रहा था? इट वॉज इंक्रीजिंग। तो अगर नॉन मेटालिक इंक्रीज होता तो नॉन मेटालिक के जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, यानी कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, वो कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होता है। तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा?
वो भी भैया क्या होगा, बढ़ेगा ही ना, बढ़ेगा लेफ्ट से राइट। क्लियर हुई? दोनों क्या है, कॉन्ट्ररी है, किसी एक को याद रखो, दोनों दूसरे का आप अपने आप बता दो। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। तो ये था आपका पीरियोडिक ट्रेंड इन दी केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस आउट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अलग अलग साइज में है। जैसे कि अगर अपन लोग बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा पॉइंट है जो यहाँ पे हम लोग अभी समझेंगे, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर और रेडियस पे, या फिर आपके जो डेल्टा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा है उसके बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिथियम है, लिथियम से सीजियम तक आए। मैंने बताया कि सीजियम तक आने तक उसका जो ऑर्बिट है वो क्या है, शेल्स नंबर ऑफ बढ़ जाते हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान होता है। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी क्या है, बहुत ही कम लगानी पड़ रही है। पर जैसे जैसे आप लिथियम पे जाते हो तो लिथियम में आपको एनर्जी कितना है, 520 देना पड़ेगा। यानी कि लिथियम के पास कितने हैं, 2 ही शेल हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला। विथ रेस्पेक्ट टू उसके बाद जो आ रहा है सोडियम, जिसमें 3 शेल है, उसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो आपको मेहनत किसमें ज़्यादा लगेगी, इसके, ये क्योंकि पास में है तो एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसीलिए एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। कहाँ पे, ग्रुप में लिथियम से अगर हम सीजन की तरह मूव करें तो। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड, अगर हम देखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अलोंग द पीरियड अगर अपन लोग देखते हैं तब क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड आपको देखने को मिलता है जिसको हमें समझना है। यस, जिसको हमें समझना है कि यहाँ पे देखिए ग्रुप में कुछ खास हमें अंतर नहीं दिखता है। ठीक है, ग्रुप में आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करेगी, इट वुड डिक्रीज। तो ग्रुप में हमने टॉप से बॉटम की तरफ लैंड किया, आयनाइजेशन एनर्जी गिरता हुआ दिखा। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया क्या बता रहे हैं। ठीक है, पर जब हम पीरियड के अलोंग मूव करते हैं, ठीक है, पीरियड के अलोंग मूव करते हैं तो मैम आपने बहुत अच्छे से बताया, मैंने याद भी कर लिया। क्या याद कर लिया? हमने याद किया कि आयनाइजेशन एनर्जी वुड क्या होगा, इट वुड इंक्रीज। ठीक है, ये इंक्रीज करेगा, ये तो हमें पता है। ये क्या है, ये जनरल ट्रेंड है। बट केमिस्ट्री बच्चा, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, राइट। केमिस्ट्री का कोई ऐसा कोना नहीं मिलेगा जहाँ पे एक्सेप्शन ना हो, और जहाँ पे एक्सेप्शन हो उसी पार्ट को हमें तो समझना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं, उसी छोटे छोटे लूप होल से, राइट। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि जब हमने ग्राफ को प्लॉट किया तो क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हमने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के बीच का प्लॉट ग्राफ किया तो हमने ये देखा कि पहले क्या आता है, लिथियम, ठीक है, फिर क्या आता है, बेरिलियम, फिर क्या आता है, बोरॉन आता है, ठीक है, फिर क्या आता है, कार्बन, फिर क्या आता है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, एंड देन यू हैव फ्लोरीन, एंड लास्ट में 18 ग्रुप का नियॉन। इसकी तो कहानी ही अतरंगी है। क्या अतरंगी है? ये तो भैया एक्सेप्शन। इनकी एनर्जी किसी भी पीरियड में, किसी भी पीरियड की बात ले लो, जो आपके रॉयल फैमिली के मेंबर्स है, दैट इज ग्रुप नंबर 18, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी विल बी दी हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये रेजिस्ट करेंगे भाई। क्यों? स्टेबल है, उनको क्यों अनस्टेबल करना चाहते हैं? उनके इलेक्ट्रॉन्स को कैसे खींच के ले जाओगे? तो वो बोलते हैं भैया अच्छा खासा अगर आपके पास है एनर्जी तो निकाल लो मेरे इलेक्ट्रॉन पे, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, तो इनका तो हर एक पीरियड में जो लास्ट में आपका हेलोजन होता है, लास्ट में आपका नोबल गैस होता है हेलोजन के बाद, तो इसकी तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी किसी भी पीरियड की अगर हम बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ली, बे, ब, क, न और ओ। ठीक है, राइट। क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने एक्सपेक्ट किया, क्या एक्सपेक्ट किया कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। मैम बहुत अच्छे से हमने समझा, पूरी आपके लेक्चर को हम लोग ध्यान से समझ रहे थे, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। हमें पता है ऑर्डर होगा क्या, ये ठीक है, ऑर्डर होगा ये मैम, एकदम सॉलिड तरीके से हमें पता है, हमने पढ़ा है, हमें पता है। बट क्या हुआ, बट यहाँ पे यहीं पे तो मार खा गए हम लोग। क्या मार खा गए? यहीं पे आपका एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? जब एक्चुअली में ग्राफ को प्लॉट किया गया तो यहाँ पे हमें लगा क्या, 440 वोल्ट का झटका। क्या झटका लगा? हमने पाया कि ये क्या, ये जो बेरिलियम और बोरॉन है, मैं मार्क आउट कर देती हूँ, बेरिलियम और जो बोरॉन है इसमें देखा क्या, अरे ये क्या, ये तो अपने पोजीशन आगे पीछे चेंज कर रहा है। ठीक है, यानी कि बोरॉन पहले आ रहा है, बेरिलियम ज्यादा, यानी बेरिलियम की ज्यादा एनर्जी। ठीक है, बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ये क्या हो गया?
यहाँ पे एक दिक्कत आई। दूसरा कहाँ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। होना क्या चाहिए आपके ट्रेंड के हिसाब से कि ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, बट आपने जब ग्राफ प्लॉट किया तो आपको फिर से 440 वोल्ट का झटका लगा। क्या झटका लगा, आपने पाया कि नाइट्रोजन से पहले क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन से पहले क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, ओवरऑल आप क्या कह सकते हो, ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि जो आपका ग्रुप है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, बेरिलियम और बोरॉन ने अपने आप को एक्सचेंज कर लिया, और यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने अपने आप को एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, तो इनकी एनर्जी क्या हो गई, एक्चुअल ट्रेंड आपको क्या है, ये तो आपने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेड, बट ओरिजिनल जो ट्रेंड है, ओरिजिनल, मैं इसको ऊपर लिख दे रही हूँ, ओरिजिनल जो ट्रेंड है आपको देखने को मिला, वो क्या देखने को मिला, तो ओरिजिनल जो ट्रेंड आपको देखने को मिला, ठीक है, ये आपका क्या है, एक्सपेक्टेशन। आपने एक्सपेक्ट किया कि मेरे 100 में से 100 आएंगे, झटका लगा, अरे मैंने तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, मैं भूल गया, ज़्यादा खुश हो गया था, पेपर बड़ा अच्छा था, अरे ये क्या, मेरे तो 90 ही नंबर आए, 10 के मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए, या 10 के नंबर मैंने गलत कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल ट्रेंड ये दिखा गया, लिथियम पहले, फिर क्या है, बेरिलियम और बोरोन को एक्सचेंज कर दिया, बोरोन, फिर क्या आया, बेरिलियम, एंड देन क्या है, कार्बन तो था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने अपने आप को चेंज कर लिया, फिर फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, अब हमें क्या समझना है, ये आपका है एक्चुअल ट्रेंड, ये आपका जो है, दिस इज योर एक्चुअल ट्रेंड, यही आपका है एक्चुअल ट्रेंड। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके एक्चुअल ट्रेंड का कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये भी समझना काफ़ी ज़रूरी है, तो इस बात को यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, इस बात को यहाँ पे नोट कर लीजिए, और ये पॉइंट जो है इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये रीज़न आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। क्या है कि अगर हम बेरिलियम टू बोरॉन जाते हैं, ठीक है, स्टार मार्क पॉइंट है, तो द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज लोअर देन दैट ऑफ बेरिलियम, एंड वाई इट इज सो, वाई इट इज सो, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखो बोरॉन की जब हम चर्चा करते हैं, ठीक है, बेरिलियम की अगर हम बात करते हैं तो बेरिलियम इज व्हाट, इट इज 4, बोरॉन इज व्हाट, इट इज 5। हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें, सीखा है हमने, लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो ये देखो, ये लिखा आपने 1s2, ये आ गया 2s2, यहाँ पे देखो बोरॉन में 1s2, 2s2, और क्या जाएगा 2p1। ठीक है, जा रहा है, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आपने देखा बेरिलियम में, क्योंकि अब तो हमें रीज़न तो देना है, हमें रीज़न भी समझना होगा ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ, बट क्यों हुआ वो भी समझना है। तो बेरिलियम में अगर आप देख रहे हो तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्या बेरिलियम में दोनों s के शेल जो हैं आपके सब शेल वो कंप्लीटली फिल्ड है, आप बोलोगे यस मैम दिख रहा है, बिल्कुल ये कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि सिमेट्रिक है कि नहीं, बिल्कुल सिमेट्रिक है। नीचे बेरिलियम को देखो, यहाँ तक तो सिमेट्रिक होता, पर यहाँ पे 2p1 में आ गया, थोड़ा सा अनसिमेट्रिक है, दिख रहा है कि नहीं, अगर p में 3 होता तो बात अलग होती, पर यहाँ पे तो 1 ही है, अनसिमेट्रिक है। तो यहाँ पे देखो, पहला जो दाव पेच बेरिलियम में भेजा कि मेरे पास मेरा आयनाइजेशन एनर्जी जो ज़्यादा होगा, उसका रीज़न है, तुमने बोला मेरे पास सिमेट्री है, तुम्हारे पास क्या है, कुछ नहीं, असिमेट्रिक हो। ठीक है, तो मुझे मनाने के लिए, मेरी सिमेट्रिक को तोड़ने के लिए एनर्जी तो ज़्यादा देना पड़ेगा कि नहीं, ये कंडीशन थी। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं, दूसरा अप्रोच अगर आप देखते हो तो पेनिट्रेशन पावर, ठीक है, पेनिट्रेशन पावर अगर हम देखते हैं तो S का पेनिट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए जो बेरिलियम का न्यूक्लियस है वो S के इलेक्ट्रॉन को बहुत ही तेजी से पकड़ के रखा है, क्या गया है, बहुत ही तेजी से पकड़ा है। जबकि P की बात करें तो P का पेनिट्रेशन क्या है, कम है, यानी सबसे ज़्यादा S का, फिर P का, फिर D का, फिर F का है। ठीक है, क्या है, पहले S का, फिर P का, फिर D का, फिर F का है। तो आपने क्या जाना कि पेनिट्रेशन यहाँ पे क्या है, किसका ज़्यादा है, S का ज़्यादा है। तो जब वो पेनिट्रेशन यानी अंदर तक घुसा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन थे जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो भी ज़्यादा है, एंड फिर वही बात, जब न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा है तो मनाने के लिए उस रूठे यार यानी इलेक्ट्रॉन को मनाने के लिए एनर्जी भी तो ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल आपके पास रीजन क्लियर हो गया, क्या पता चला, द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज प्रेजेंट इन 2p ऑर्बिटल, 2p में है, जबकि बेरिलियम का ये क्या है, 2s में है, एंड 2s इलेक्ट्रॉन आर मोर पेनिट्रेटिंग, 2s का है पेनिट्रेशन, अंदर की तरफ झुकाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू 2p इलेक्ट्रॉन। 2p इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में s का पेनिट्रेशन ज़्यादा है, देयरफॉर लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द 2p इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2p को न्यूक्लियस का पेनिट्रेशन न्यूक्लियस के साथ कम है तो उसको निकालने के लिए एनर्जी भी क्या लगेगी, कम लगेगी विथ रेस्पेक्ट टू 2s। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज लोअर देन बेरिलियम।
क्लियर हुई बात, समझ में आया, बहुत बढ़िया। आपने क्या एक्सपेक्ट किया कि बेरिलियम का कम होगा बोरॉन से, ठीक है, बट बोरॉन का क्या है, ज़्यादा होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या है, बोरॉन का कम हो गया बेरिलियम से। क्या हो गया, बोरॉन का लेस हो गया बेरिलियम से। एंड क्यों हुआ वो लॉजिक आपने समझा। और दूसरा क्या है, दूसरा रीजन क्या है, द 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज नॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एज 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेरिलियम, कॉन्सिक्वेंटली द फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ बेरेंजी इज लोअर देन बेरिलियम। बोरॉन का कम होगा। और दूसरा एक और पॉइंट याद रख सकते हो, दैट इज सिमेट्री, ठीक है। कहाँ पे सिमेट्री है, सिमेट्री है बेरिलियम में, इसमें सिमेट्री नहीं है, तो ये भी एक दूसरा रीजन है जो आपके इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता है। बोलेगा नहीं ना बच्चा, बिल्कुल, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था और हमने इस तरीके से समझा कि भूलना तो मुमकिन ही नहीं है, और आपने अपने पॉइंट्स में इसको स्टार मार्क कर लेना है, ठीक है। अब कहानी सुनते हैं, किसकी कहानी सुनते हैं, नाइट्रोजन की। तो क्या नाइट्रोजन में भी ऐसा कुछ है, बिल्कुल चेकआउट करते हैं। तो देखो, नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो होना किसका चाहिए था, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, बट हमने क्या देखा, ऑक्सीजन की एनर्जी जो है वो क्या है, लो है। क्या है, ऑक्सीजन की एनर्जी लो है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, ऑल्दो द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, ऐसा है, बिल्कुल, न्यूक्लियर चार्ज तो ऑक्सीजन का ज़्यादा है, बट स्टिल क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पे हमें चेंज मिल रहा है, ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न वही सिंपल सा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। तो अगर हम नाइट्रोजन की लिखते हैं, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, नाइट्रोजन है और हम इधर थोड़ा सा दूर ऑक्सीजन को लिखते हैं। तो नाइट्रोजन इज 7, आप लिख लोगे मैम 1s2 2s2 2p, हाउ मच, 4 हो गए, 3 बचा, यानी कि इतना 7 हो गया, 4 3 7। ऑक्सीजन की बात करें तो ये 8 है, तो ये वो जगह 1s2 2s2 2p वॉट, 2p आपको मिलेगा 4, ठीक है, 2p 4 मिला, ठीक है। आपने क्या देखा कि यहाँ पे होना चाहिए था ऑक्सीजन का ज़्यादा, बट डिफरेंस क्या मिला, नाइट्रोजन निकल गया आगे। नाइट्रोजन का एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा है, नाइट्रोजन की एंथैल्पी क्या है, मोर है। क्यों है, अब देखो, सेम वही लॉजिक, जो लॉजिक आपने बोरॉन उसमें बेरिलियम में देखा, सेम पकड़ो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2p3, यानी कि 3 है और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिक है, हाँ है मैम। 4 में देखोगे तो क्या है, 1 2 1 2, यानी कि आपके पास 4 में ऐसा इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिक है क्या, नहीं, इसके पास सिमेट्री, इसके पास नहीं है। तो अगेन सिमेट्रिक को ब्रेक करना है, सिमेट्रिक चीज को तोड़ना है, तो एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी। ये तो एक लॉजिकल पॉइंट है जो आपको यहाँ पे पता चल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन in which 2p orbital are exactly half filled is more stable than the electronic configuration of oxygen, ठीक है, which are neither half filled nor complete, ना half है ना complete। याद रखना, जब half filled और completely filled होगा तब उसमें उसकी सिमेट्री आती है, तो उसको एनर्जी, उसको निकालने के लिए, उसकी सिमेट्री को ब्रेक करने के लिए मेहनत, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन गिव्स अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या हो रहा है, यहाँ पे जब निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तब क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा स्टेबल, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा विथ एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑफ 2p सबशेल। बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एक हटाओगे तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक से असिमेट्रिक हो जाएगा, तो ये भी इस चीज को रूल आउट करेगा। सो द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑन ऑक्सीजन गिव्स द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट ऑफ द और ऑब्टेन बाय द नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो क्लियर हो गया दोनों रीजन, बहुत बढ़िया। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसको हमने एंड अप किया है 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट को जान के, दैट इज बोरॉन और बेरिलियम का एंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। आई होप इन दोनों के कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझा होगा, साथ ही साथ अपने ब्रह्मास्त्र का अच्छे से प्रयोग करते हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने साथ अपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा। बट इस फाइट अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमारे साथ हमारे इस दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट ऑन कर सकते हैं, कॉल ऑन कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो दैट इज वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आप सारे ने इन सारे लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।